हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का सेट 1 जी हाँ दोस्तों, झारखंड बोर्ड द्वारा जारी हुआ है टर्म 2 एग्जाम के लिए, उसका डिटेल सॉल्यूशन सभी का उत्तर देखेंगे। और दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आप लोग के मॉडल पेपर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सभी का उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग एक गद्यांश यानी पैसेज टाइप का दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कहा गया है कि यदि व्यक्ति ईमानदारी के तरीकों का सहारा लेता है तो उसकी विजय अवश्य होगी। तो जरूर होगी, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। हम लोग चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उत्तर, जीवन की सर्वोत्तम नीति किसे कहा गया है? तो देखो, यदि व्यक्ति ईमानदारी के तरीकों का सहारा लेता है तो उसकी विजय अवश्य होगी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे डिगा देगा, वह स्वतः खतरे का सामना कर लेगा। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर व्यक्ति ईमानदारी का सहारा लेता है, ईमानदारी से जीवन जीता है तो उसकी जीत अवश्य होगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो उसे डिगा देगा, डिगा मतलब हरा देगा या नीचे कर देगा। ठीक है, कहता नहीं सच तक झुक सकता है पर हार नहीं सकता है, उसी प्रकार का है। ईमानदारी से अगर काम करे तो वो किसी का हिम्मत नहीं उसे डिगा देगा, वो स्वतः खतरे का सामना करेगा। यह निश्चय ही जीवन की सर्वोत्तम नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, गांधी और कबीर किसके उदाहरण है? तो ईमानदारी और सत्यवादी का। गांधी और कबीर किसके उदाहरण? ईमानदारी और सत्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों गांधी जी जैसा सच शायद ही कोई बोल सकता है ना। हाँ, यहाँ पर हरिश्चंद्र को छोड़ करके। ठीक है, जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो देखो यहाँ पर क्या है, यदि मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे ईमानदारी अपनानी चाहिए। ठीक, ईमानदारी के बिना कोई भी सफल यहाँ पर नहीं हो सकता है। भले कुछ देर के लिए सफल हो जाए पर अंतिम में उसे मुंह की खानी ही पड़ती है। अथवा देखो क्या है, और एक दोस्तों इसमें पद्यांश दिया है, इसमें क्या है देख लो। पद्यांश में सच किसे कहा गया है? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पढ़ोगे ना तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, देखो, अपने हृदय का सत्य अपने आप को हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप को हमको पोंछना। ठीक है, तो सच है महज संघर्ष ही। मतलब क्या सच है? संघर्ष, जीवन एक संघर्ष है, यही सच है। तो पद्यांश में सच किसे कहा गया? संघर्ष को कहा गया। नयन का नीर का अर्थ क्या है? तो नयन का नीर मतलब, नयन मतलब क्या? आंख, और नीर मतलब पानी। तो आंख का पानी यानी कि आंखों का आंसू को दोस्तों नयन का नीर कहा जाता है। अगला सवाल, उपयुक्त गद्यांश पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो सत्य ही संघर्ष है या फिर संघर्ष ही सत्य है? हाँ, संघर्ष ही सत्य है, ये आप इसका टाइटल रख सकते हो। बेस्ट है, आप भी और भी कुछ रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों 2 नंबर देखिए, किन्हीं 2 का उत्तर देना है। ठीक है, ये देखिए आप लोगों का ये राइटिंग सेक्शन है, यानी कि दोस्तों आप लोग का इसमें निम्न लिखना है, लेटर लिखना है। ठीक है, तो ये आप लोग का अलग से मैं वीडियो लाऊंगा ही, उसमें बता दूंगा, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, उसमें बता दूंगा। ठीक है, इसमें बताऊंगा, फिर दोबारा भी बताना पड़ेगा, तो उससे एक ही बार बता दूंगा। अभी खाली क्वेश्चन आप देख लो, आसान आसान। ठीक है, इसको रहने देता हूँ, बाद में बताऊंगा। 3 नंबर देखो क्या बोल रहा है कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय का पताका, राख क्षणिकत पतंग की है अमर दीपक की निशानी। तो आप इसको पढ़ लेना। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, सप्रसंग की व्याख्या कीजिए। इसका व्याख्या करने बोला। देखिए इसका मतलब, ये जो लाइन लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं इसका अर्थ पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझो क्या है कि अगर तू साहस से लड़ेगा तो तेरी हार हो या जीत हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हार भी तेरी बनेगी माननी जय का पताका, मतलब हार भी तेरी, हार भी जाओ तो फिर भी तुम्हारा नाम होगा। अगर तुम, कहता नहीं कि अगर साहस से लड़ता है, ठीक है, अंतिम क्षण तक लड़ता है, हार नहीं मानता है, अगर उसका हार भी हो जाता है ना तो लोग उसका नाम करते हैं, नहीं बच्चा लड़ा था अंतिम तक। तो उसी प्रकार का है, अगर तू साहस से लड़ेगा तो तेरी हार हो या जीत कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरा कर्तव्य केवल लड़ना है। लड़कर तू अगर हार भी जाएगा तब भी विजय ही बनेगा, क्योंकि तेरा साहस तेरे गले का हार बनेगा। जिस प्रकार दीपक से जलने वाला पतंगा राख हो जाता है पर दीपक को अमर कर जाता है, उसी प्रकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में अगर मृत्यु भी हो जाए तो वह भी विजय के समान है। इसी तरह तुझे अपने साहस को सदैव जिंदा रखने की आवश्यकता है। आप लोग बहुत ज्यादा क्रिकेट देखते हो, देखे होंगे क्रिकेट में कोई कोई मैच हार रहा होता है लेकिन उसमें जी अपना जी जान लगा देता है, मैच हारता है फिर भी कि नहीं मुझे जीतना है, लेकिन फिर जब मैच जीत जाता है कोई दूसरा पार्टी, फिर भी जो हारने वाली पार्टी है उसका नाम होता है नहीं, उसने मैच लड़ा था, आखिरी दम तक लड़ा था। तो ये चीज़ है। और आगे देखो क्या है कि इसी तरह तुझे अपने साहस को सदैव जिंदा रखने की आवश्यकता है। आज तुझे अंगारों की सैया पर कोमल कलियां बिछाने की आवश्यकता है, अर्थात तुझे अपने क्रोध पर काबू पाकर सदैव आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन, इसको पढ़ लीजिए। और इसको देखिए, इसका अर्थ क्या होगा। मैंने बादलों को मोती के समान शीतल बर्फों के रूप में मानसरोवर तालाब में कमलों पर गिरते हुए देखा है। इन पर्वत शिखरों पर घिरे बादल अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक लगते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस चीज का है कि मैंने बादलों को मोती के समान शीतल बर्फ कणों के रूप में मानसरोवर तालाब में क्या
कमलों पर गिरते हुए देखा है, इन पर्वत शिखरों पर घिरे बादल अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक लगते हैं। अब इनमें से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं सभी का, कि सपनों को सत्य के रूप में ढालने के लिए कवयित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए कहा है। तो देखो, सपनों को सत्य करने के लिए कवयित्री ने इन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए कहा है। क्या? दीपक के समान जलने को कहा है पहला, फूल के समान खिलने को कहा है, कठोर स्वभाव के अंदर भी करुणा की भाव को रखना, ये चीज कहा है। नींद उचट जाती है कविता का आधार बताइए कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुसपनों से अधिक भयावह क्यों है। तो देखो, कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुसपनों से भी अधिक भयावह है, क्योंकि बाहर जो अंधेरा व्याप्त है वह हटने का नाम नहीं ले रहा है, उसके कारण सुबह हो नहीं पा रही है। पत्नी की आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं, कवि का क्या अभिप्राय है। घर में वापसी कविता के आधार पर लिखिए। तो देखो, घर में वापसी कविता है जिसमें ये चीज कहा जा रहा है, कवि परिवार में सभी की विशेषता बताता है, वैसे ही अपनी धर्म पत्नी की भी विशेषता बताता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी का हाथ उसे बहुत प्रिय है, क्योंकि वह उसे हमेशा थामे रखती है, जिससे उसे हिम्मत मिलती है। मतलब क्या कहता है कि उसका हाथ नहीं, वह उसकी आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए रखती है। मतलब क्या? वो कहता है कि उसकी पत्नी का हाथ उसे बहुत प्रिय है, क्योंकि उसे हमेशा साहस देती है, हिम्मत देती है। ठीक है, उसे हिम्मत मिलता है। अब अगला सवाल देखो, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। तो देखो, क्या क्या होना चाहिए। नारी को शक्ति का उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि पुरुषों को। ठीक है, मतलब बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलिए नारी को पढ़ाने का अधिकार, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अब तो नारी को ज़्यादा अधिकार मिलता है। किताब कॉपी सारे कुछ दिया जाता है ना। महिला, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महिलाओं को पुरुषों की तरह ही काम की सुविधा का अधिकार होना चाहिए। जरूर होना चाहिए कि महिलाओं को भी काम करने का अधिकार मिले, घर से बाहर निकलने का अधिकार मिले। नेक्स्ट है, महिलाओं को पुरुषों की तरह दुनिया में रहने का समान अधिकार मिलना चाहिए। मतलब क्या, इसमें समान अधिकार की बात की गई, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए पुरुषों के समान ही। चल, ये लोग महारा घर न बनने देंगे, सुकिया किस कथन के आधार पर खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इस कथन से सुकिया तथा मानव जैसे लोगों की शोषण की भरी जिंदगी का पता चलता है। पूंजीपति वर्ग उन्हें पैसे के जोर पर अपने हाथों की कठपुतलियां बनाकर रखना चाहता है। मतलब जिनके पास पैसा होता है वो चाहता नहीं कि गरीब को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखे, हम जो बोले वो सुने। सूबे सिंह जैसे लोग सुकिया तथा मानव जैसे लोगों को चैन से जीने नहीं देते हैं। एक मजदूर के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो अपने अनुसार जीवन जी सके, वो इनके हाथों से हमेशा प्रताड़ित होते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये संविधान के अनुसार सरासर जुर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अक्सर ऐसा देखा जाता है हमारे समाज में कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं। अगला सवाल देखिए, देश की सब प्रकार से उन्नति हो इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए उनमें से किन्हीं 3 का उदाहरण सहित उल्लेख करें। तो देखो, 3 उदाहरण क्या क्या है। लेखक के अनुसार आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी कारण हम निकम्मे बने हुए हैं, अतः हमें इस आलस्य को त्यागना होगा। मतलब आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और इसी कारण से कोई भी निकम्मा बनता है, काम नहीं करता है। तो आलस्य को सबसे पहले त्यागना होगा। हमें भारत से बाहर जाकर भी अन्य स्थानों को समझना होगा, इस तरह हम कुएं का मेंढक नहीं रहेंगे और हमारी तरक्की अवश्य होगी। मतलब देखो, घर में बैठे बैठे कोई चीज़ नहीं होती, आपको उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, इस पर और ज़्यादा लिखा जाता है, तो भारत से बाहर जाकर भी अन्य स्थानों को समझना होगा कहाँ कैसा है, तो उससे हमारी अवश्य तरक्की होगी। हमें शिक्षा के महत्व को समझना होगा, शिक्षा के महत्व को समझकर उसे भारत के घर घर पहुंचाना होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और शिक्षा का मतलब शिक्षा जो है वो हर एक घर घर तक पहुंचना चाहिए। और जितना मेरे से हेल्प होता है दोस्तों, मैं इस चैनल के थ्रू से करता हूँ। बस आप लोग सभी को शेयर करना था कि सभी को लाभ मिले। 6 नंबर देखो क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि अथवा सुदामा पांडे धूमिल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की 2 रचनाएं हैं, सलाम झूठन, अथवा सुदामा पांडे धूमिल की 2 रचनाएं हैं, बांसुरी जल गई, कल सुनना मुझे, आज नहीं कल सुनना मुझे। तो क्या लेखक जन्मजात कलाकार है। हुसैन की कहानी अपनी जवानी आत्मकथ्य में सबसे पहले यह कहाँ उद्घाटित होती है। इसके अलावा लेखक ने अलग अलग व्यक्तित्व के वाले 5 मित्रों के सब चित्र उसके अलग अलग व्यक्तित्व के बावजूद ये घनिष्ठ मित्र कैसे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है उत्तर में, जब स्कूल में ड्राइंग मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा अपनी अपनी स्लेट पर इसकी नकल करो, तब लेखक ने अपनी स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया बना दी। ऐसा लगा कि ब्लैक बोर्ड की चिड़िया लेखक की स्लेट पर आ बैठी है उड़कर। उसे 10 में से 10 नंबर मिले। यहीं से पता चलता है कि लेखक जन्मजात कलाकार था। लेखक ने अलग अलग व्यक्तित्व, ठीक है, अलग अलग व्यक्तित्व वाले अपने 5 मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। अलग अलग व्यक्तित्व के बावजूद ये घनिष्ठ मित्र हैं कैसे। तो पहला का उत्तर दोस्तों आप लोग तो यहाँ समझ लिए, ठीक है, इसका। और अथवा वाला उत्तर देख लो अब क्या होगा। ये देखो,
मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली ये इत्र बेचने का काम करने वाले थे। इसका कद छोटा था। डॉक्टर मनव्वरी का लड़का अरशद, इसका चेहरा हमेशा हंसता रहता था। यह गाने और खाने का शौकीन था। ठीक है, जो चित्र प्रस्तुत किया वो देखिए। हमीद का चित्र कैसा था? हमीद कबर हुसैन, इससे कुश्ती और दंड बैठक का शौक था। अब्बास जी अहमद क्या थे? इसकी आंखें जापानी सी थी। अब्बास जी की स्वभाव से बिजनेसमैन लगता था। और अब्बास अली फिदा, यह वक्त का पाबंद था। तो सभी के चित्र के बारे में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, आप लोग देख लो। कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था? अथवा मकबूल बचपन में गुमसुम क्यों रहने लगा था? कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था? देख लो, यहाँ पर उसका उत्तर होगा। पहले लोग कला को राजा महाराजा और अमीरों का शौक मानते थे। गरीब लोग कला को बेकार मानते थे, क्योंकि कोई भी बाप अपने बेटे को कला सीखने नहीं देता था। उसका मानना था कि कला से पेट नहीं चलेगा, केवल समय बर्बाद होगा। लेकिन वर्तमान समय में लोगों को कला के प्रति जो सोच था वह बदल चुका है। अभी कला एक अच्छा व्यवसाय बन गया है। कला पढ़ाई का एक अंग भी बन चुका है। आप लोग देखें, उन्हें चित्रकारी, कोई भी कलाकारी, ठीक है, एक अलग ही बिजनेस, अलग ही वो स्कोप बन चुका है। अब वर्तमान समय में कलाकार को मान सम्मान भी दिया जाता है। अच्छे कलाकार की पेंटिंग्स अच्छे दामों पर बिकते हैं। मकबूल बचपन में गुमसुम सा क्यों रहने लगा था? तो मकबूल अपने दादाजी से बहुत प्यार करते थे। जब मकबूल के दादाजी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मकबूल दादाजी के कमरे में ही पड़ा रहता था और अंदर ही अंदर रोता था। इस तरह मकबूल बचपन में गुमसुम सा रहने लगा था। मकबूल की इस तरह गुमसुम रहने के कारण उसके अब्बा ने उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। तो ये था दोस्तों आप लोगों का हिंदी का सेट 1 का उत्तर। बाकी उत्तर चाहता हूँ जल्दी से कमेंट करके बोलना, सभी को शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अभी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो जय हिंद, वंदे मातरम।